जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम गलता लोहा कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। गलता लोहा कहानी जो शेखर जोशी जी द्वारा लिखित है, जिसमें जातिगत व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। वो जातिगत व्यवस्था जो हमारे समाज में सदियों से विद्यमान है। और हमने पिछले भाग में यहाँ तक पढ़ा था कि जब धनराम के पिता गंगाराम की अचानक मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पिता की विरासत में मिली हुई जो दुकान है उस पर जाकर और आसानी से वो सहज भाव से बैठ गया और अपने पिता के व्यवसाय को उसने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। विरासत मतलब होता है अपने पुरखों द्वारा प्राप्त व्यवसाय या संपत्ति। अब आगे देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। वही पढ़ने में होशियार था। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। है ना, जब लड़का प्राइमरी में स्कॉलरशिप पाया तो उसके पिता की इतनी आमदनी नहीं थी, ना ही उस गांव में इतना बड़ा स्कूल था कि वो हायर एजुकेशन ले सके। लेकिन पिता की हिम्मत बढ़ी और उनको लगा कि मैं अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाऊंगा, उसे उच्च शिक्षा दिलाऊंगा, क्योंकि पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर किसी तरह वे परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। इसलिए उसके मन में ये भाव आया कि वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। तो उनकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अच्छी तरह से परिवार को पाल सकते। अब आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। ठीक है, परेशानी है, लेकिन मेरा बेटा करेगा। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। विद्या व्यसनी मतलब जिन्हें पढ़ने की, विद्या प्राप्त करने की लत लगी हो, यानी कि जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उन्हें विद्या व्यसनी कहते हैं। तो जब लड़का 4 मील से आए, 2 मील की चढ़ाई चढ़ के, और जब इतना थक हार कर घर लौटता तो वे उसे ऐसे इतिहास में विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उत्साहित करने की कोशिश करते। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम्हें एनकरेज करते हैं, पर बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए माँ बाप ऐसा करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार की के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था, क्योंकि बरसात में नदी जब अपने उफान में होती है तो उसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। गांव में नदियों में पुल भी नहीं होते हैं, पर बरसात में स्कूल तो लगेगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए उन्होंने नदी के उस पार गांव में जहां विद्यालय था वहां पर उन्होंने अपने एक यजमान के घर में, यजमान मतलब जहाँ जिनके घर में वो पूजा पाठ कराते थे, तो उनके घर में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। और यजमान ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि भाई पंडित जी का लड़का है, हमारे घर रहेगा, धन्य भाग्य है हमारे। तो जब छुट्टियां होंगी तो घर जाएगा। तो बेचारा इतनी दूर से आता है तो बरसात में नदी पार करना बहुत कठिन होता है। तो वे भी खुशी खुशी तैयार हो गए। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और यजमान के घर लगा। अब संयोग की बात है कि एक बार वो जब
घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो घसियारे जो है वो अनुभवी थे, उन्हें आदत थी नदी पार करने की। वे समझ गए कि पानी बढ़ने वाला है, इसलिए उन्होंने तेजी से पानी को काटकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन किनारे पहुंचते ना पहुंचते मटमैले पानी का रेला या उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल तो हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर बहुत घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर वे बहुत चिंतित हो गए। घबरा गए कि आज तो बेटा घसियारों के साथ था, घसियारे तो एक्सपीरियंस्ड थे, इसलिए वो बच गया। कल ऐसा हुआ अकेला रहा तो बेचारा अकेले क्या करेगा, वो तो डूब ही जाएगा। बच्चे को वहां भेजने में उन्हें डर लगने लगा। बच्चे के भविष्य को लेकर वो चिंतित रहने लगे। बिरादरी के यानी जाति रिश्तेदारी वाले एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से अपने गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहेगा तो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। जब रमेश ने ऐसा कहा तो वंशीधर को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान मिल गए हों, क्योंकि उनकी समस्या का कितना बड़ा समाधान हो गया, वो भी सामने से। तो वंशीधर को जैसे रमेश के रूम में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, अधिक कुछ नहीं कह पाए। छुट्टियां खत्म होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ पर वो उच्च शिक्षा के लिए आया था। अभी तक का तो देखा आपने कि मोहन कितनी कुशाग्र बुद्धि का है, उसकी अपने समाज में अपने गांव में बहुत इज्जत है और उसे बहुत ब्रिलियंट बालक माना जाता था। अब यहाँ से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर पुकारता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। आया तो पढ़ने के लिए था, लेकिन यहाँ पर सिवाय नौकर बनकर और कुछ नहीं रह गया। वो घरेलू नौकर बनकर रह गया। मोहल्ले भर की चाचियां और भाभियों ने उसे अपना कामकाज बताना शुरू कर दिया। कोई कहता मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, कोई कहता मोहन ये कपड़े तो धोबी के यहाँ दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए, मतलब यहाँ पर रमेश जो था बड़े बाबू थे, मतलब सीनियर क्लर्क थे दफ्तर में, तो मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना भी वो अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। मतलब उसे वो घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मतलब वो उसे शर्म आती थी कि वो बेइज्जती लगती थी उसे कि मतलब वो इसे अपना भाई बिरादर कैसे बताए। तो इस तरह से वो उसे दूसरों से यही कहता था कि ये मेरा घरेलू नौकर है। यहाँ से रिश्तेदार और अपना बनकर ले गया, लेकिन वहाँ उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था, क्योंकि वो भी बहुत छोटा नहीं था, प्राइमरी तो पढ़ चुका था, गांव का लड़का था, इतनी बात तो वो भी समझता था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। उसके पिता को क्या कहा था कि वहाँ बड़े शहर में रहेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन एकदम यहाँ पर वो आकर नानुकुर करते करते एक साधारण स्कूल में नाम लिखवा दिया। अब होता क्या है कि एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूल में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा।
साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। क्योंकि बेचारे रमेश के पास मोहन के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो अकेले गांव चला जाता। तो बेचारा साल भर वहाँ रहता और गर्मी की छुट्टियों में भी ये कहकर रोक दिया जाता कि तुम आगे की क्लास की तैयारी करो। तो आगे की क्लास की तैयारी तो मात्र एक बहाना था, सवाल तो रमेश और उसकी घर गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। क्योंकि यदि मोहन चला जाएगा तो ये सारे काम कौन करेगा, घर की महिलाओं को असुविधा होगी, इसलिए उसे रोक दिया जाता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, वो समझ चुका था क्योंकि और कोई चारा उसके पास नहीं था। वो घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वंशीधर तो उसके भविष्य के सुनहरे सपने पालकर बैठे हुए थे। फोन का जमाना तो था नहीं कि वो अपने पिता को बताता, या बताता भी तो पिता क्या कर लेते। तो बेचारे ने सारी स्थिति को आत्मसात करके उसने समझौता कर लिया अपनी स्थिति से। इधर तो बेचारे सोच रहे थे कि बेटा बड़े शहर में रह रहा है, बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और अच्छा बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। तो परिवार के सभी यही सपना पालकर बैठे रहे। तो 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में ही नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, 8वीं तक पढ़ लिया बहुत है। तो ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। तो रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल यानी आईटीआई वगैरह में एक जगह उसने एडमिशन करा दिया, जहां वो टेक्निकल नॉलेज ले सके और मामूली मैकेनिक के रूप में वो किसी काम को सीख ले। तो पहले की तरह वो घरेलू कामों में व्यस्त रहता और अपने टेक्निकल स्कूल में जो था वहाँ पर वो वही काम जैसे पहले करता था, घरेलू काम, वो सारे काम काज में अभी भी व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और वो नौकरी के लिए फैक्ट्रियों और कारखानों के चक्कर लगाने लगा। अब वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। यानी वो बताने लगते कि मेरा बेटा तो बहुत बड़े शहर में है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है और एक न एक दिन वो कोई बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोहन की वहाँ पर क्या हालत है, तो वे ना सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरा लड़का इतना ब्रिलियंट था, उसके गुरु उसकी इतनी तारीफ करते थे, पूरे गांव में जिसकी इतनी मतलब मान सम्मान था, कैसे उनका इतना होशियार बच्चा एक मामूली सा मैकेनिक बनकर रह गया। वो किसी को बता भी नहीं पाते थे अपने इस पीड़ा को, अपने इस दुख को। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। उनको मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोहन की वास्तविक स्थिति नहीं बता पाए। धनराम को तो त्रिलोक सिंह मास्टर जी की भविष्यवाणी पर पूरा
भरोसा था, ऐसा होना ही था। उसने सोचा। दांतों के बीच तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने के का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द, मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, ये शब्द उनको देर तक कचोटते रहे। दांत में तिनका दबाकर क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि वे एक पंडित जी थे और उन्हें बड़ा ग्लानि हुई कि उन्होंने झूठ बोला। तो एक टोटका होता है कि तिनका दबाकर दांतों में उन्होंने बोल दिया और उनको लगा कि ऐसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। तो इस तरह से त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर उन्होंने बातचीत करी। वंशीधर आगे तो बढ़ गए, लेकिन धनराम की ये शब्द कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, ये शब्द उन्हें कचोटते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका बेटा मोहन कितना ब्रिलियंट था, कितना इंटेलिजेंट था और जीवन में उसे बहुत कुछ करने की काबिलियत थी उसमें, लेकिन पिता की असमर्थता के कारण वो गांव का इतना मेधावी बालक शहर में जाकर एक मामूली सा मैकेनिक बनकर रह गया। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। अब ये पूरी कहानी कहाँ पर हो रही है? धनराम के आफर पर, जहाँ वो दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। खाली कनस्तर पर मोहन बैठा हुआ है और धनराम अपने आफर पर बैठा भट्टी के सामने काम कर रहा है। तो इस तरह से धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडे होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो कि भाई तुम बड़ी जात के हो, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो या तुम्हें इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, इस तरह से कहा कुछ नहीं, लेकिन जैसे आंखों ही आंखों में उसने माफ़ी मांग ली। और उसने क्या कहा? बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर में क्या होता था कि ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। मतलब ब्राह्मण जाति के लोग शिल्पकार टोले में बैठते नहीं थे, और यदि किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाकर रहने के बावजूद भी मोहन गांव की इन मान्यताओं को नाम समझता हो या परिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। यानी कि धनराम पिछले कई सालों से शहर में रह रहा था, पर यह ऐसा नहीं है कि वो भूल गया है कि गांव में क्या मान्यताएं चलती हैं। लेकिन धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से बहुत असमंजस में पड़ा हुआ था कि ये ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण लड़का है और मेरी दुकान के सामने खड़ा है अभी भी, लेकिन उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया और प्रकट में कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, एक हाथ से सड़सी पकड़कर। सड़सी किसे कहते हैं? संसी कहते हैं, जिसको गरम बर्तन को पकड़ते हैं तो प्लास की तरह होता है। जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह में प्लास का काम होता है, वैसे भी संसी होती है जिसको सड़सी बोलते हैं। एक हाथ से सड़सी को पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा ना फंसने के कारण, निहाई क्या होता है? जिसमें लोहे को फंसाते हैं। तो लोहार या बढ़ई जब काम करते हैं तो आपने देखा होगा वो कैसे काम करते हैं।
तो फंसा कर ही उसमें चोट करनी होती है, बिना फंसाए मारोगे तो कहीं भी भागेगा। तो धनराम ने क्या किया कि जब संसी से पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो ठीक घाट में सिरा ना फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। जिस ढंग से वो मोड़ना चाह रहा था, गोल करना चाह रहा था, वो मुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि जहाँ फंसना चाहिए था वहाँ ढंग से फंसा नहीं था। तो इसलिए उसके हथौड़े की जो चोट थी वो सही ढंग से नहीं पड़ रही थी। तो मोहन कुछ देर तक उसे काम करते देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी तरफ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते हुए अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोंकते पीटते एक सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। उसने ये शिक्षा ली थी और टेक्निकल नॉलेज लिया था, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उठा और उसने ये सब कुछ फटाफट कर दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप, जो ये इंटरफेयर हुआ मोहन का, ये जो हस्तक्षेप हुआ, ये इतना फास्ट और इतनी फुर्ती से हुआ, इतना आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। यानी उसको कुछ सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की तरफ देखता रहा। उसे इतना आश्चर्य हुआ कि एक ब्राह्मण लड़का, मतलब वो लोहार धनराम, जो ब्राह्मण जिस दरवाजे पर खड़ा नहीं होता है, उसके ऑफर में आकर एक ब्राह्मण का लड़का उसके काम को ऐसे फटाफट और इतनी कुशलता से कर दे, ये देखकर वो धनराम बिल्कुल अवाक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। तो इस तरह से वो गोल रूप देकर उसको वो देख रहा है। ये देखिए आप किस तरह से मोहन उस छड़ को गोल आकार देकर और इसे ध्यान से देख रहा है, जैसे परख रहा है, जांच कर रहा है कि उसने जो काम किया है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं, वो सही है या नहीं। वो इतने अच्छे से उसे देख रहा है, जांच रहा है। लेकिन धनराम मोहन के इस कार्य से इतना आश्चर्यचकित है, इतना अवाक है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे कि वो क्या बोले। वो डर रहा है, वो यहाँ वहाँ देख रहा है कि कहीं कोई ये देख तो नहीं रहा है कि मोहन लोहार के ऑफर पर बैठा है और लोहार का काम कर रहा है। नहीं तो यदि कोई देख लेगा तो उसे दोष देगा और लोगों को लगेगा कि मैं दोस्त है इसलिए ये काम करवा रहा हूँ और लोग मुझे दोष देंगे और कोई कुछ बोले ना मुझे। ये देखकर वो डर गया। तो धनराम को मोहन के इस कार्य से इतनी आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। पुरोहित खानदान का एक युवक लोहार की भट्टी पर बैठकर लोहार का काम इस ढंग से करे तो इस बात का उसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वो बेचारा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। धनराम के संकोच और असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मतलब बेपरवाह सी स्थिति, मतलब मोहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि धनराम की क्या स्थिति हो रही है। उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गुलाई को जांच रहा था। त्रुटिहीन मतलब जिसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब धनराम क्या सोच रहा, क्या समझ रहा, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने लोहे के जिस टुकड़े को गोल रूप दिया उसकी गोलाई को परख रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी।
जिसमें ना स्पर्धा थी और ना किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। सर्जक, सर्जक यानी सृजन करने वाला सर्जक होता है। उसमें ना स्पर्धा थी, ना उसकी आंखों में किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने इसमें देखा कि जातिगत जो भाव था वो किस तरह लोहे की तरह गलकर एक नया रूप ले लिया। मोहन जो लखनऊ गया, शहर गया, इसे लेखक ने दूसरा अध्याय कहा, क्योंकि यहाँ से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके हृदय में जो जातिगत अभिमान का भाव था वो मिट चुका था, जैसे लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। और इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।